Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Okay, so moving on. अपराइजिंग बांग्लादेश के अंदर क्या चीज चेंजेस आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे. दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट एंड डिमांडेड फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन. इनके साथ में भेदभाव वाला ट्रीटमेंट हो रहा था, तो ये इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये मांग रहे थे कि हमारे साथ में भी समानता से सबके साथ में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. Sheikh Mujibur Rahman led the popular struggle against West Pakistan, demanded autonomy for Eastern region. अब ईस्ट के जो पॉपुलर स्ट्रगल एक्टिविस्ट थे, एक तरीके से शेख मुजीबुर रहमान जो थे, वो चाह रहे थे कि भाई, उन्होंने एक पॉपुलर स्ट्रगल शुरू कर दिया था, संघर्ष शुरू कर दिया था कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ में बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है, तो हमारा जो ये एरिया है इसको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, ऑटोनॉमी हमें दे दी जाए. In 1970, Awami League led by Sheikh Mujib won all seats in East Pakistan, but the government dominated by West Pakistani leadership refused to convene the assembly. अब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, शेख मुजीब जीत जाते हैं सारी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान की सरकार थी वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है और इनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है. शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड इवन दो कि ये सारे सीट जीत गए थे, फिर भी इनको अरेस्ट कर लिया जाता है. अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याहया खान, Pakistani army tried to suppress the mass movement of Bengali people. Thousands were killed by Pakistani army. This led to large-scale migration into India. India supported people of East Pakistan and helped them. This resulted in a war between India and Pakistan in December 1971. अब जो वेस्ट पाकिस्तान के जनरल थे याहया खान, वो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे, ठीक है. उन्होंने कोशिश करी कि इस जो बंगाली लोग जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके जो बंगाली लोग मूवमेंट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं उनको दबाया जाए. कई सारे हजारों लोगों को मारा जाता है, पाकिस्तानी आर्मी मार देती है, और उसके बाद से क्या होता है, माइग्रेशन शुरू होता है बहुत बड़े लेवल पे. वहां के जो लोग हैं वो इंडिया में आना शुरू कर देते हैं. इंडिया सपोर्ट करता है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, उनकी मदद भी करता है, और इसके कारण क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है दिसंबर 1971 में. अब इसका रिजल्ट क्या है, पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर एंड फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. अब इसका रीजन ये रहता है, इसका रिजल्ट ये रहता है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस जो है उनको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया उनको घेर लेता है तीन तरफ से, और फिर बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह निकलता है. जो ईस्ट पाकिस्तान पहले हुआ करता था उसका नाम फिर बदल के बांग्लादेश हो जाता है. बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन 1975 शेख मुजीब अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शिफ्टेड from parliamentary to presidential. He also abolished all parties except his own. अब बांग्लादेश नया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखता है 1975 के अंदर. शेख मुजीब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाते हैं और उसका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको हटा करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर देते हैं, और यहीं पर ये अपनी जो बाकी सारी पार्टीज होती है उनको हटा देते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये फॉलो करते हैं. दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. ही वाज असैसिनेटेड इन मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975. इसके बाद में वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, असैसिनेशन हो जाता है उनका, और फिर वहां पे वही वापस से मिलिट्री वाली चीज जो है वो अपराइज होती है, यानी कि मिलिट्री रूल जो है वो कहीं ना कहीं वापस से शुरू होता है 1975 में. न्यू मिलिट्री रूलर आते हैं जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन जीते हैं 1979 के अंदर, और इनका भी असैसिनेशन हो जाता है. फिर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद, टेक ओवर लीडरशिप, और फिर उसके बाद में ये जो दूसरे जनरल आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद, ये लीडरशिप के ऊपर टेक ओवर करते हैं. बांग्लादेशी soon rose for democracy. Arshad was forced to allow political activity, and in 1991 new elections held, and since then democracy based on multi-party elections in Bangladesh. अब ये जो नए लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं HM अरशद,
ये वहां पर बांग्लादेशी जो है, जितने भी लोग होते हैं इनकी लीडरशिप के अंडर, वो डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगते हैं और फिर ये अलाउ करते हैं बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कि भाई आप वापस से शुरू करिए। 1991 के अंदर नए इलेक्शंस होते हैं और तब तक डेमोक्रेसी वहां पे एस्टेब्लिश हो जाती है और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है, यानी कि मल्टी पार्टी इलेक्शंस जो है वो शुरू हो जाते हैं बांग्लादेश के अंदर। समझ में आया रिजल्ट? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. अब बांग्लादेश और इंडिया, क्योंकि अब बांग्लादेश जो है कैसे बना वो हमें अच्छे से समझ में आ गया है, तो यहाँ पे भी कुछ एरियाज है डिसएग्रीमेंट के और कुछ एरियाज है अग्रीमेंट के। तो पहले पढ़ लेते हैं अग्रीमेंट। इकोनॉमिक रिलेशंस इम्प्रूव्ड इन लास्ट 20 इयर्स, 20 साल में काफी आर्थिक रिलेशंस जो है वो सुधरे हैं। बांग्लादेश इज पार्ट इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, बांग्लादेश जो है वो इंडिया की ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। कॉपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, कॉपरेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। कॉपरेशन अपॉन कॉमन थ्रेट्स एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड, और दोनों की जो भी खतरा होता है दोनों के ऊपर उसको लेकर के एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, और जो सेंसिटिव मैटर्स होता है या नीड होती है कुछ, उसको लेकर के भी ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो ये थे अग्रीमेंट्स। अब आते हैं डिसएग्रीमेंट। ऑन शेयरिंग वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां जो है उनके पानी को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट रहता है। इट सपोर्ट्स फॉर एंटी इंडियन फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, ये सपोर्ट करते हैं एंटी इंडियन फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को, जो इंडिया के खिलाफ चीजें करते हैं उनके खिलाफ, उनको ये सपोर्ट करते हैं। ही इज इंडिया एज रीजनल बुली, और ये मानते हैं कि इंडिया जो है वो क्या है, रीजनल बुली है, यानी कि इनको बुली करता है इंडिया। बीइंग अनफेयर इन ट्रेड, और ये कई बार ट्रेड के अंदर भी थोड़े से अनफेयर रहते हैं, यानी कि ये सही चीज नहीं करते हैं, इनको ऐसा लगता है इंडिया नहीं करता और इंडिया को ऐसा लगता है कि ये नहीं करते। Bangladesh refusal to allow Indian troops to move across its territory and not to export natural gas to India. बांग्लादेश जो है वो इंडियन ट्रूप्स को मूव नहीं करने दे रहा अपनी टेरिटरी पे से, ठीक है, और ना ही वो नेचुरल गैस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, करने दे रहा है इंडिया को। ये कुछ एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. No, ma'am. No No problem. problem. No, ma'am. Okay. Moving on to Bhutan, there is a monarchy in Bhutan since 18 July 2008. The king of Bhutan is the head of the state. Bhutan के अंदर monarchy है. Can anyone tell me what is monarchy? मैम जहाँ पर जो रूल है वो तीन तरते हैं, मतलब तो ये हाँ जी, डेमोक्रेसी वगैरह नहीं होती, रूल जो है तीन तो होते हैं। वेरी गुड। भूटान जो है वो मोनार्की है। 18 जुलाई 2008 से ही वहां पर राजा जो है वो रूल कर रहे हैं, वही हेड होते हैं स्टेट के। टू पॉलिटिकल पार्टीज वर इन भूटान, पीडीपी और डीपीटी, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भले ही वहां पे बीटीपी और डीपीटी। इन 2008 द कंट्री हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे इन्होंने 2008 के अंदर ही नया सिस्टम लाए हैं, मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की भी रहेगी और मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी लाई गई है। ये है यहाँ पे 2008 में। भूटान और इंडिया के बारे में बात करते हैं। एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट है नहीं, एरियाज ऑफ एग्रीमेंट जो है वो देख लेते हैं। एफर्ट्स मेड बाय भूटानीज गवर्नमेंट टू वीड आर्म्ड guerrillas and militants from नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट ऑपरेट्स इन हिज कंट्री हेल्पफुल टू इंडिया। कई सारे एफर्ट्स जो है वो लगाए गए हैं वहां की सरकार के द्वारा कि जितने भी गिरोलाज हैं और मिलिटेंट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, वहां पे जो ऑपरेट कर रहे हैं उनकी कंट्री में, वो मदद करेंगे हमारे देश की, ठीक है। इंडियाज बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान, और भूटान के अंदर ही इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो भी लगा हुआ है। यहाँ पर ग्योरिला जो है इसका मतलब होता है एक छोटा स्मॉल ग्रुप होता है जहां पर इरेगुलर फाइट्स होती हैं टिपिकली किसी बड़े रेगुलर फोर्सेस के खिलाफ। उसके लिए बोला गया है कि ये उनको हटाएंगे जितने भी, मतलब यहाँ पे भूटानी सरकार जो है मदद कर रही है इंडिया की, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की मदद कर रही है कि वहां पे जितने भी ये छोटे छोटे गिरोलाज और मिलिटेंट ग्रुप्स है ना जो इंडिया को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, उनको हटाने में भूटानी सरकार भी मदद कर रही है। तो ये है कुछ एरियाज ऑफ अग्रीमेंट। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत?
No, ma'am. No, ma'am. No problem. अब आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन पे। हिस्ट्री यूरोपियन यूनियन की। Second World War shattered many of the assumptions and structures on which European state has based the relation. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हमारे इंडिया के रिलेशन रहे हैं सुपर पावर्स से। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी कि क्या है सुपर पावर्स, कौन सी हैं सुपर पावर्स, उस समय में कौन थी? USA and USSR. वेरी USA गुड, and USSR. वेरी गुड। यूएसए और यूएसएसआर। तो पहले बात करते हैं रशिया की। यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो रशिया ने उसकी जगह ली थी। ठीक है, और उससे हमारे रिलेशन कैसे रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इंडिया और रशिया जो है वो एक उनकी विचारधारा जो है वो सेम है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सारे ही जो देश हैं उनको इक्वल स्टेटस मिले वर्ल्ड के अंदर, और वो सबके साथ में इक्वली बिहेव किया जाए, सब के सब जो है डेवलप्ड हो। ये वाली चीज इंडिया और रशिया शेयर करते हैं। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. 80 बायोलेटरल अग्रीमेंट से ज्यादा यहाँ पे साइन हुए हैं, ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में, जहाँ पे इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है 2001 में। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। अब इंडिया जो है उसको बहुत फायदा मिला है रशिया के साथ में रिलेशन जो है उसको अच्छे मेंटेन करने में। कई सारी चीजों में रशिया हमारा सपोर्ट करता है, भले वो कश्मीर हो, एनर्जी सप्लाईज हो, इंफॉर्मेशन शेयर करना हो इंटरनेशनल टेररिज्म पे बेस्ड, या सेंट्रल एशिया तक एक्सेस पहुंचाना हो, या फिर चाइना के साथ में रिलेशन बैलेंस करने में भी रशिया हमारी मदद करता है। Russia is important for India's nuclear energy plants and assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it. रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स के लिए। इसने इंडिया को स्पेस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में भी काफी असिस्ट किया है, मदद करी है। और क्रायोजेनिक रॉकेट जो है जब इंडिया को जरूरत थी तो वो भी रशिया ने ही हमें प्रोवाइड कराया था। रशिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। दोनों ने ही काफी कोलैबोरेटेड साइंटिफिक अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है इन पर कोलैबोरेशन हो रखा है इनका। Since India is an oil importing nation, Russia is important to India and has repeatedly come to the assistance of India during its oil crisis. अब इंडिया जो है वो ऑयल बाहर के देशों से एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है, तो रशिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ये हमें जब भी हमारे ऑयल क्राइसिस होते हैं, ऑयल की कमी आती है, तो रशिया हमारी हेल्प करता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No problem. No problem. ओके, मूविंग ऑन। इंडो यूएस रिलेशन। अब इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है वो किस तरह के हैं? The US absorbs about 65% of India's total exports in software sector. अब यूएस जो है वहां पे करीब 65% इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर वो इस चीज को लेता है। 35% of the technical staff of Boeing is estimated to be an Indian origin. करीब 35% जो है टेक्निकल स्टाफ बोइंग का वो इंडियन ओरिजिन का है, यानी कि इंडियंस हैं। Many big companies in US have large number of Indian employees on powerful position. 3 lakh Indians work in Silicon Valley. कोई मुझे बता सकता है कि सिलिकॉन वैली जो है यूएसए की वो कौन सी कंट्री के लिए, सॉरी सिटी के लिए बोला जाता है? नो वन? कैलिफोर्निया Ma'am, जो एरिया है, Ma'am, America. बेटा अमेरिका के अंदर कौन सी सिटी के लिए सिलिकॉन वैली बोला जाता है? कैलिफोर्निया जो है
उसके लिए बोला जाता है कि ये सिलिकॉन वैली है यूएसए की। और इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है? नो वन? नो मैम। बैंगलोर। बैंगलोर जो है वो इंडिया की सिलिकॉन वैली कहलाती है। आईटी सेक्टर सारा वहीं पे ज्यादा डेवलप्ड है, वहीं हेडक्वार्टर्स है। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि काफी सारी बड़ी कंपनीज जो है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इंडियंस को इन्होंने हायर कर रखा है। और करीब 3 लाख इंडियंस जो है वो सिलिकॉन वैली सिंपली कैलिफोर्निया के अंदर काम करते हैं। 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन। और 15% हाईटेक स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो स्टार्टअप क्या होता है, जो नए बिजनेस डाले जाते हैं उनके लिए बोला जाता है स्टार्टअप। नई कंपनीज जो डाली जाती है, जो जितने भी 15% हाईटेक अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स हैं वो इंडियन अमेरिकन के द्वारा ही डाले गए हैं। समझ में आई ये पॉइंट्स? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके। No, ma'am. नो मैम, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं इंडो चाइना रिलेशन पे। पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। After independence of India, formation of China, the relationship between the two countries were looking peaceful. जब आजादी मिली इंडिया को और चाइना का फॉर्मेशन हुआ तो दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे लग रहे थे, शांति वाले लग रहे थे। स्लोगन्स लाइक हिंदी चीनी भाई भाई वर यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू शो द फ्रेंडशिप। दोनों की दोस्ती को दिखाने के लिए इस तरह के स्लोगन दिए गए थे, हिंदी चीनी भाई भाई जैसे। From 1999 the trade is growing with more than 30% each year. 1999 से ही दोनों के बीच में ट्रेड जो है वो करीब 30% बढ़ चुका है। In 2016 it was $70 billion। और 2016 के जो करंट मतलब लेटेस्ट इन्होंने जो किया है सर्वे, उसके अनुसार $70 बिलियन का ये ट्रेड हो रहा है। इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ WTO फॉर ट्रेड। इंडिया और चाइना ने पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है WTO की। Both are nuclear states and trying to form military and diplomatic domination of over each other। दोनों ही जो है क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ठीक है। और ये दोनों ही जो है अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. अब Yes, नेगेटिव। But very soon China took over Tibet and it started a border conflict between India and China। जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है कि बहुत जल्दी ही चाइना ने तिब्बत के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करी थी और इससे इंडिया और चाइना के रिलेशन बिगड़ गए। 1962 में चाइना ऑक्यूपाइड अक्साई चीन एंड अटैक्ड अरुणाचल प्रदेश। इंडिया पर हमला किया था 1962 में चाइना ने, और इसने कुछ हिस्सा इसका इंडिया का अपने कब्जे में कर लिया था, और इसने अरुणाचल प्रदेश में भी जो है अटैक किया था। आफ्टर 1962 वाज वॉर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना वर स्टॉप्ड। इन दोनों के ही बीच में ये दोनों ही जो रिलेशनशिप थे डिप्लोमेटिक वो रुक गए। आफ्टर 1976 a series of talks started to solve the border dispute in 1981। 1976 से ही काफी सारी बातचीत होने लगी इस इशू को सॉल्व करने के लिए 1981 तक। In the time of Cold War, Indian policy was changing, and in 1988, Rajiv Gandhi visited China and they signed agreement on cooperation in science and technology, open border trade and peace and stability। 1988 के अंदर राजीव गांधी जो थे वो चाइना गए और उन्होंने वहां पे एग्रीमेंट साइन करा। कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अग्रीमेंट था ये, कि साइंस और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, और बॉर्डर्स खोले गए। ट्रेड और पीस और स्टेबिलिटी को भी मेंटेन किया गया। ट्रेड के लिए बॉर्डर्स खोले गए थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम, नो प्रॉब्लम। Okay, so we are running out of time, so that's it for today। आज हम इतना ही करेंगे। We'll discuss all of your problems in tomorrow's class। Till then, I'm going to send you link for your next class।